नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास की हिंदी का पाठ 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते, और इसका है हरिशंकर परसाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में है क्या। ये पाठ साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा और उनके जूतों के माध्यम से एक और जहां प्रेमचंद्र के सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है, वहीं पर समाज की जो स्वार्थपरता है, अवसरवादिता है, दिखावटीपन, दोगला चरित्र और धोखेबाजी जैसी प्रवृत्तियों पर करारी चोट इस पाठ के माध्यम से की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों के लड़ते लड़ते ही उनके जूतों की ये हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फोटो है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं और चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँव में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं। उसके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है, उन्हें किसी तरह से बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है यदि ये उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। फिर लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास और व्यंग्य छुपा हुआ है। ऐसा लगता है वे फोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे, पत्नी के आग्रह को टाल भी नहीं पाए होंगे और अच्छा चलो ये कहकर फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए होंगे। लेखक कहता है इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके अंदर के क्लेश को अपने अंदर महसूस करने लगता है और लेखक कहता है कि वो रोने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो कोट और यहाँ तक कि दूसरों की बीबी तक उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी अच्छी होती है और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व ही नहीं देते। बच्चों, यहाँ पर ये सारी बातें कहने के पीछे का अर्थ ये है कि लोग दिखावा पसंद होते हैं, दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं मांग लेते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका जो चरित्र है वो दूसरों को अच्छे से अच्छा ही प्रस्तुत हो। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है और जब उन्होंने ये फोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही रही होगी। इस कथन को कहने के पीछे का मकसद ये है कि आज भी अनेकों बुद्धिजीवी लोग जो शोषण वर्ग हैं उन पर न्यौछावर होते हैं और उनकी हाँ हुजूरी में प्रस्तुत रहते हैं। लेखक कहता है महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ऐसे लेखक ने फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहता है उसका भी जूता कोई अच्छा नहीं है, अर्थात उसकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। लेखक यहाँ पर ये कहता है कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वर्तमान की सामाजिक बुराइयां और उस समय की जो बुराइयां हैं, सामाजिक शोषण, पूंजीवाद, लगान,
पुरानी रूढ़वादिता, दिखावटीपन, इन सभी से जूझते जूझते शायद मुंशी प्रेमचंद के जूते फट गए होंगे। अर्थात मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में बहुत ही अधिक संघर्ष किया है। वो लेखक थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ा और इस कारण ही शायद उनके जूते फट गए। किंतु लेखक ये भी कहता है कि उनके जूते फट गए, जो कि सबको पता है, किंतु मेरी स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। किंतु मैं अपने फटे हुए जूते किसी को देखने भी नहीं देता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा जूता ऊपर से अच्छा दिखने वाला है, लेकिन तला घिसा हुआ है। अर्थात उनकी जो स्थिति है वो अंदर ही उनको पता है और अंदर ही अंदर वो कुढ़ते हैं। अर्थात आजकल के जो लोग हैं वो दिखावा पसंद हैं, इस कारण अपनी परिस्थितियों को, अपने संघर्ष को अपने अंदर ही समेट कर रखते हैं। और लेखक कहता है इससे हुआ क्या, इससे अंगूठा घिसकर लहू लुहान हो गया। अर्थात उनकी अंतरात्मा अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा पर अंगुली नहीं दिखेगी। मैं अंदर से पूरी तरह से दुखी हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जो हैसियत है, असलियत है, मैं समाज को पता नहीं चलने दूंगा। फिर लेखक कहता है कि फोटो की ओर वो इशारा करता है और कहता है तुम्हारे पाँव सुरक्षित है पर अंगुली दिख रही है। मेरी अंगुली दिखी है पर पंजा घिस रहा है। अंगुली ढकी होने के बाद भी पंजा घिस रहा है। ये विपरीत परिस्थिति है। अर्थात तुम्हारी जो परिस्थितियां हैं वो पूरा समाज जानता है, किंतु हमारी परिस्थिति को लोग नहीं जानते और न मैं जानने दूंगा। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। अर्थात तुम्हारी तरह मैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है, पूछता है क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता था, या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। क्या ये वही मुस्कान है? क्या ये वही मुस्कान मालूम पड़ती है? बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों को मैं आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझाती हूँ। यहाँ पर जो होरी के बारे में बताया गया है, होरी प्रेमचंद के उपन्यास का एक चरित्र है जो धर्म और नियम से जीवन यापन के कारण काफी शोषित हुआ और कभी भी वो गाय का दान नहीं कर सका, जो कि उसकी दिली इच्छा थी। तो यहाँ पर लेखक कहता है क्या ये वही मुस्कान है जो इस मजबूरी को बयां करती है? दूसरा है पूस की रात। प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें हल्कू एक गरीब किसान है जो नीलगाय से सुरक्षा के कारण पूस के महीने की रातों में भी खेत पर ही सोता है। पर एक रात जब उसकी आंख लग जाती है तो नीलगाय उसका खेत चरती है। मजबूरी में वह एक जगह पर कहानी में ये कहता है कि अब उसे कभी खेत पर सोना नहीं पड़ेगा। लेखक कहता है क्या तुम्हारी ये वही मुस्कान है, मजबूरी वाली? अगला जो सुजान भगत के बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति है ये और वो झाड़ फूक का कार्य करता है। उसका इकलौता पुत्र काफी बीमार है, किंतु डॉक्टर क्लब जाने की जल्दी में था और भगत की काफी प्रार्थना करने के बाद भी डॉक्टर ने उसको नहीं देखा और उसके बेटे का स्वर्गवास हो जाता है। तो क्या ये मजबूरी है जिस कारण इस मजबूरी की मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर है? अगला जब कफन यहाँ पर बताया गया है, कफन रचना में उनकी रचना का किरदार है माधव। अपनी पत्नी की मृत्यु होने के बाद कफन के लिए जो चंदा एकत्रित किया जाता है, क्योंकि वो बहुत गरीब है और शराब पीने वाला भी है, तो वो चंदे से शराब पी लेता है। तो लेखक कहता है क्या ये वही मुस्कान मालूम पड़ती है? आगे लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का ये जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटे थे, जिससे कि बनिया रोज तकादा लेने आएगा, पैसे मांगने आएगा, तो वो उसका सामना नहीं करना चाहता और दूर तक मीलों पैदल चला जाता है। क्या ऐसी कोई मजबूरी है, या फिर किसी कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया?
अर्थात जो विपरीत परिस्थितियां हैं, संघर्ष है, उनका लगातार मुकाबला करते करते तुम्हारा ये जूता फट गया। तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे। अर्थात बहुत से लोग समाज में होते हैं जो परिस्थितियों से बचकर निकल जाते हैं और परिस्थितियों से सामना नहीं कर सकते हैं। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि तुम्हारे सामने जो विपरीत परिस्थितियां थी, तुम उनसे बचकर भी तो निकल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। शायद समझौता ना कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, और यही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। होरी भी चाहता था कि वो गोदान करे, गाय का दान करे, किंतु वो नियम धर्म से चढ़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो ये कार्य नहीं कर पाया। फिर लेखक अनुमान लगाता है, कहता है कि जिस तरह से कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, जिसका उसे बहुत पछतावा हुआ था। तो बच्चों, ये जो कुंभन दास है, ये कृष्ण भक्ति काल के कृष्ण भक्त थे और अकबर उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया करते थे भजन गाने के लिए। लेकिन कुंभन दास अकबर को पसंद नहीं करते थे, और जब वो फतेहपुर सीकरी जाया करते थे तो कहते हैं कि आवत जात पनैया घिस गई, हर बिसरी गयो हरिना। मतलब आने जाने में उनकी चप्पल, पनैया मीन्स चप्पल घिस जाती है, और जो हरि का नाम वो लिया करते थे वो भी भूल जाता हूँ मैं। फिर आगे कुंभन दास कहते हैं कि जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परै सलाम। जिनको देखकर हमें दुख होता है, उनको हमें सलाम करना पड़ता है। अर्थात वो अकबर को पसंद नहीं करते थे। फिर यहाँ पर लेखक पूछता है कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारते रहे हो। अर्थात समाज में व्याप्त जो संघर्ष है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, इन चीजों से तुम संघर्ष करते रहे, और परत दर परत सदियों से जो कोई चीज जमी हुई है, शायद तुम उस पर ठोकर मारते रहे। तुमने टीलों से समझौता नहीं किया। तुम समझौता भी तो कर सकते थे। लेखक कहता है सभी नदियां पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं, कोई कोई तो रास्ता बदल के भी चली जाती है, लेकिन तुमने समझौता नहीं किया, और तुम्हारी वही कमजोरी रही है, नियम और धर्म बल। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि तुम जिसे घृणित समझते हो, शायद तुम उसकी तरफ हाथ से नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हो। तुम उसको हाथ की उंगली के लायक नहीं समझते हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलुआ घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो। जो लोग अपने अंदर के क्लेश को, अपने दुखों को अंदर ही अंदर छुपाकर अंदर ही घुटते रहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो, तुम्हारी पसलियां भले ही समाज जानता हो, पर पाँव तो बच रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा तो सुखी है। जिनका तलुआ घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? अर्थात जिनकी अंतरात्मा भी दुखी हो चुकी है, तन और मन दोनों से दुखी हो चुके हैं, वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे? मैं तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान को समझ गया हूँ। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि जो तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान है, इसको मैं अब भली भांति समझ गया हूँ। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। होप आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता होगा। यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।